देखिए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 अध्याय 27 निर्णय। ठीक है, निर्णय के बारे में देखेंगे। धारा 353 ये सेक्शन पूछा जाता है, याद रखना, सेक्शन 353 ये निर्णय से संबंधित है। ठीक है, ये पूछा जाता है, सेक्शन पूछा जाता है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि निर्णय से संबंधित धारा है, पूछी जाती है। ठीक, ये जो चैप्टर है आपका 353 से लगभग 365 तक जाता है। अब निर्णय क्या है, इसमें लिखा है निर्णय सुनाए जाने की प्रक्रिया के बारे में बताया है कि जब न्यायालय निर्णय सुनाता है तो क्या प्रक्रिया का जो है पालन करता है। तो ये लिखा है कि प्रारंभिक अधिकारिता का दंड न्यायालय, कौन सा प्रारंभिक अधिकारिता का, प्रारंभिक अधिकारिता का अधिकारिता का न्यायालय, जब प्रारंभिक अधिकारिता का न्यायालय निर्णय सुनाता है किसी मामले में, तो प्रत्येक निर्णय में पक्षकार एवं उसके प्लीडर को सूचना देने के पश्चात, किसको सूचना देगा, प्रत्येक निर्णय में, ये भी याद रखें, प्रत्येक निर्णय में भाई सूचना देनी पड़ेगी ना, सूचना देगा प्रत्येक निर्णय में, क्या देगा, सूचना। सूचना किसको देगा, सूचना स्वाभाविक सी बात है पक्षकार और उनके प्लीडरों को देगा, पक्षकारों एवं उनके प्लीडरों को। ठीक है, उनके जो भी प्लीडर हैं, वकील हैं, उनको सूचना दी जाएगी कि भैया आज आप देखा होगा नॉर्मली क्या होता है, जब निर्णय हो जाता है तो न्यायालय सूचना देता है कि फलानी तारीख को निर्णय होना है, तो सूचना दी जाती है कि इस दिन न्यायालय निर्णय सुनाएगा। ठीक है, तो निर्णय जो है कैसे दिया जाएगा, सूचना दे करके। सूचना किनको दी जाएगी, पक्षकारों एवं उनके प्लीडरों को, है ना। सबसे पहले निर्णय देगा न्यायालय, जो है सूचना देगा, सूचना न्याय पक्षकार और एवं उसके प्लीडरों को देगा। पक्षकार एवं उसके प्लीडरों को जो सूचना दी जाएगी, वो सूचना जो है देकर जो है न्यायालय निर्णय सुनाएगा। तो निर्णय कैसे सुनाएगा, संपूर्ण निर्णय देकर। देखिए किस किस तरीके से दे सकता है, संपूर्ण निर्णय, कई तरीके हैं, निर्णय देकर संपूर्ण निर्णय सौंप दिए जाते हैं कई बार कि भैया ये निर्णय पकड़िए, ये न्यायालय का निर्णय है, तो संपूर्ण निर्णय देकर सुना सकता है। दूसरा, संपूर्ण निर्णय पढ़कर, कई तरीके हैं, संपूर्ण निर्णय पढ़कर। ठीक है, पहला तरीका क्या है कि संपूर्ण निर्णय पकड़ा दिया आपको कि भैया ये जजमेंट हो गया है, जो न्यायालय की मुद्दा वगैरह लगे, पढ़ लो आप खुद ही। दूसरा, संपूर्ण निर्णय पढ़कर खुद सुना सकता है न्यायालय। तीसरा, अभियुक्त या उसके प्लीडर द्वारा समझे जाने वाली भाषा में, अभियुक्त या उसके प्लीडर द्वारा समझी जाने वाली भाषा में, जाने वाली भाषा में, मतलब जिन भाषा को अभियुक्त या उसका प्लीडर समझता है उस भाषा में, परिवर्तनशील भाग पढ़कर एवं उसका सार समझाकर। परिवर्तनशील, ये इंपॉर्टेंट है, परिवर्तनशील भाग पढ़कर, मतलब जितना भाग निर्णय से संबंधित है केवल उतना भाग पढ़कर एवं उसका सार समझाकर, एवं उसका
सार समझाकर, बस इतना पर्याप्त है। तो तीन तरीके हैं, एक तो संपूर्ण निर्णय देकर के आपको सौंप दिया कि भाई क्या क्या निर्णय हुआ है पढ़ लो आप खुद, यह संपूर्ण निर्णय पढ़कर सुना सकता है। दूसरा उसका परिवर्तनशील भाग पढ़कर एवं उसका सार समझाकर, तो मतलब जजमेंट का जितना भाग होता है ना कि कितनी सजा हुई, केवल उतना पढ़ करके भी दिया जा सकता है। तो तीनों तरीके हैं, तीनों में से कोई भी तरीके का इस्तेमाल न्यायालय कर सकता है, जैसा भी मामला हो उसके परिस्थिति के अनुसार, उसके इंपॉर्टेंस के अनुसार, उसके महत्व के अनुसार न्यायालय जो है निर्णय सुना सकता है। ठीक है, संपूर्ण निर्णय दे देगा, आपको सौंप देगा, या संपूर्ण निर्णय पढ़कर सुनाएगा, या परिवर्तनशील भाग का भाग जो होता है उसका, जिसमें जिसमें दंड दिया रहता है या जो भी हो, जैसा भी निर्णय हो, है ना, तो उसका जो है परिवर्तनशील भाग पढ़कर जो है और उसका सार समझाकर जो है आपको जो है न्यायालय निर्णय दे सकता है। अब एक चीज और याद रखना है इसमें कि अगर मान लीजिए किसी कारण से, सूचना की बात हुई थी सबसे पहले कि न्यायालय सूचना देगा, जो अपने पढ़ा है कि भी न्यायालय सूचना देगा, किसी भी प्रकार से अगर मान लीजिए सूचना में कोई त्रुटि वगैरह होती है, एक मिनट, सूचना में कोई त्रुटि वगैरह होती है, सूचना जो है अगर उस सूचना में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि वगैरह हो जाती है, जो सूचना है इस सूचना में मान लीजिए अगर किसी प्रकार की जो है त्रुटि आदि होती है, तो सूचना देने में त्रुटि या लोप के कारण किसी निर्णय को अविधिमान नहीं समझा जाएगा। अगर न्यायालय द्वारा सूचना देने में कोई त्रुटि हो जाती है तो निर्णय को अविधिमान्य नहीं समझा जाएगा, अविधि मान्य, ठीक है, नहीं समझा जाएगा। ये भी याद रखना है कि न्यायालय, पहला नियम तो अपन ने यही पढ़ा था कि भी न्यायालय जो है सूचना देगा, और अगर सूचना में कोई किसी प्रकार की त्रुटि हो जाती, मान लो पक्षकारों को सूचना देना भूल गया, वकीलों को देना भूल गया, अब वकील साहब आए और कहते हैं कि साहब सूचना देने में आपने त्रुटि की है इसलिए निर्णय अविधिमान हो गया, तो निर्णय अविधिमान नहीं होगा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, याद रखना है। यदि अभियुक्त अभिरक्षा में है तो निर्णय सुनने के लिए उसे बुलाया जाएगा, लाया जाएगा। अब ये कंडीशन कह रही है कि पहली कि अभिरक्षा में है कौन, अभियुक्त, अभियुक्त कहाँ है, अभिरक्षा में है, अभिरक्षा में है। एक कंडीशन ये हो गई कि अभियुक्त अभिरक्षा में है, तो क्या किया जाएगा, उसे न्यायालय के निर्णय सुनने के लिए उसको लाया जाएगा, सीधा लिख लें लाया जाएगा, लाया जाएगा। कहाँ लाया जाएगा, न्यायालय में लाया जाएगा, जहां निर्णय सुनाएगा न्यायालय, ठीक है, तो वहां लाया जाएगा उसको। अगर अभियुक्त तो पहले से ही कस्टडी में है तो जिस दिन निर्णय होगा उस दिन उसको कस्टडी से लाया जाएगा और न्यायालय के समक्ष जो है उसको ला करके फिर निर्णय सुनाया जाएगा। तो ये याद रखें कि अगर अभियुक्त तो पहले से ही अभिरक्षा में है तो उसको न्यायालय के समक्ष उपस्थित कराया जाएगा, कुल मिला के उपस्थित होगा वो, और उसकी उपस्थिति में फिर न्यायालय क्या करेगा, निर्णय सुनाएगा। ठीक है, दूसरी बात कह रहा है कि अगर मान लो अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं है, पहली कंडीशन तो ये होगी कि अभिरक्षा में है, अभियुक्त जरूरी थोड़ी ना कि अभियुक्त हमेशा अभिरक्षा ही में हो, अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं है, अभिरक्षा में नहीं है, एक कंडीशन तो वो हो गई जब अभियुक्त अभिरक्षा में था, दूसरी कंडीशन है कि वो अभिरक्षा में नहीं है, तो क्या करेगा न्यायालय, तो भैया उसको जो है बुलाएगा अपने पास, समन वगैरह जारी करेगा, हाजिरी, हाजिर होने की अपेक्षा करेगा, क्या करेगा, हाजिर होने की अपेक्षा करेगा, हाजिर होने की अपेक्षा करेगा। मतलब अपेक्षा करेगा का मतलब वही है, उसको समन करेगा, उसको बुलाएगा कि फलानी तारीख पे जजमेंट होना है और आपको उस तारीख को न्यायालय में उपस्थित रहना है। तो ऐसे व्यक्ति अगर अभियुक्त अभिरक्षा में नहीं है, जमानत पर है या बाहर है, तो उसको जो है न्यायालय क्या करेगा, आदेशिका जारी करेगा, बुलाएगा, कब, जब निर्णय होना है उस दिन न्यायालय उसको न्यायालय में उपस्थिति के लिए कहेगा। तो फिर जब वो आ जाएगा फिर उसके सामने निर्णय सुनाया जाएगा। ठीक, अब एक और बात आती है कि अगर एक से अधिक अभियुक्त है, एक से अधिक अभियुक्त है, कई मामलों में जो होता है एक से अधिक अभियुक्त है, एक से अधिक अभियुक्त है, कई मामले होते हैं ना कि जहां एक से अधिक अभियुक्त होते हैं, तो एक से अधिक अभियुक्त है तो क्या किया जाएगा भाई, अगर एक से अधिक अभियुक्त है तो पहली बात तो ये है कि भाई दोनों को ही बुलाया जाएगा। लेकिन अगर मान लीजिए किसी वजह से एक से अधिक अभियुक्तों में से किसी एक की अनुपस्थिति होने पर भी विलंब से बचने के लिए ये निर्णय सुनाया जा सकता है।
कई बार ऐसा होता है कि ये दोनों अभियुक्त हैं, तो सबसे पहला नियम तो यही कहता है कि भी दोनों को बुलाओ, दोनों को बुलाओ और फिर डिसीजन जो है न्यायालय सुनाएगा। लेकिन मान लो न्यायालय को लगता है कि भाई एक है, एक आ गया बहुत पर्याप्त है, अगर दूसरा आएगा तो विलंब से बचने के लिए उसको लगता है कि भाई विलंब होगा, एक आ गया बहुत है, तो वो एक के एक आ गया चाहता है तो भी निर्णय सुना सकता है। विलंब से बचने के लिए, विलंब से बचने के लिए एक की उपस्थिति में भी निर्णय सुना सकता है, एक की उपस्थिति में भी या एक की अनुपस्थिति में भी, दोनों एक ही बात है, उपस्थिति में भी क्या सुना सकता है, निर्णय सुना सकता है, निर्णय दे सकता है। ठीक है, अगर मान लीजिए दोनों में से एक उपस्थित है और एक नहीं है, तो कुछ भी कह लो कि एक की अनुपस्थिति कह लो या एक की उपस्थिति कह लो, कैसे ही कह लो आप, बात तो एक ही है ना। तो दोनों में से अगर एक भी अनुपस्थित है या एक उपस्थित है दूसरा उपस्थित नहीं है, तो न्यायालय विलंब से बचने के लिए जो है एक की उपस्थिति में भी जो है निर्णय सुना सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। ये नहीं कह सकते कि भाई एक उपस्थित, क्योंकि ऊपर नियम क्या है कि भाई उपस्थिति में देना चाहिए, लेकिन भाई दोनों में से एक आ गया, पर्याप्त है उपस्थिति। अगर न्यायालय को लग रहा है कि भाई दोनों को बुलाएंगे, विलंब होगा, मामला डिले होगा, आज ये नहीं आया अगली तारीख पे ये वो आ जाएगा, ये नहीं आएगा, तो फिर न्यायालय को लगता है कि भाई मामला डिले होगा, जजमेंट देने में डिले होगा, तो वो क्या कर सकता है, एक की जो है उपस्थिति में कह लो या एक की अनुपस्थिति में कह लो निर्णय सुना सकता है। किस वजह से, विलंब से बचने के लिए। तो ये आपको याद रखना है कि विलंब से बचने के लिए केवल एक उपस्थित हो जाता है तो भी न्यायालय निर्णय सुना देगा कि भाई ये विलंब होगा, डिले होगा मामला। ठीक, अब देखिए आगे, इसके अलावा क्या होता है कई मामलों में कि जहां अभियुक्त है उसे जो है हाजिरी से जो है छूट दी गई है, दो चीजें, हाजिरी से छूट दी गई है, हाजिरी से छूट, कोई अभियुक्त है वो हाजिरी से छूट प्राप्त है, भाई उसको हाजिरी से छूट दे रखी है, किसी भी वजह से हो सकता है कि हाजिरी से छूट दे रखी, या दोष मुक्ति का आदेश दिया जाना है, दोष मुक्त किया जाना है। कुछ निर्णय ऐसे होते हैं ना जहां दोष मुक्त किया जाना होता है, दूसरी वजह ये हो गई कि भाई दोष मुक्त किया जाना है, या केवल जुर्माने का दंडादेश है, केवल जुर्माना देना है, केवल जुर्माना, या फिर ऐसा निर्णय है जिसमें केवल जुर्माना देना है। ये तीन वजह है, केवल जुर्माना देना है, वहां अभियुक्त की उपस्थिति होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, या रखें, वहां अभियुक्त की, अभियुक्त के उपस्थित होने की, उपस्थित होने की अपेक्षा नहीं की जाएगी, अपेक्षा नहीं की जाएगी। मतलब क्या है इसका, इसका सीधा सा मतलब है कि अगर जुर्माना व्यक्तिगत रूप से उसे हाजिरी से छूट दे रखी हो किसी भी वजह से, या दोष मुक्ति का आदेश देना हो, दोष मुक्त करना हो उसे किसी भी अवस्था में, या अपराध जो है केवल जुर्माने से दंडनीय, तो ऐसे में जो है अभियुक्त की अनुपस्थिति में भी जो है न्यायालय निर्णय सुना सकता है, उसको बुलाने की फिर आवश्यकता नहीं है। कहीं भाई दोष मुक्ति तो करना है, अब उसके उपस्थित होने ना होने से कोई फर्क तो पड़ने वाला नहीं, हाजिरी से छूट दे रखी है और न्यायालय को लगता है कि नहीं उसकी उपस्थिति आवश्यक नहीं है, और केवल जुर्माना देना है तो भी जरूरी नहीं है उसकी उपस्थिति। मोस्टली क्या होता है, जहां दंडित करता है न्यायालय किसी अभियुक्त को वहीं जरूरी होता है, वहां इसीलिए जरूरी होता है कि अगर भाई इनको पहले ही पता पड़ गया कि हम दंडित होने वाले हैं, तो कई लोग फरार हो जाते हैं ना, भग जाते हैं, तो भाई वहीं की वहीं दंडित कर देता है और वहीं की वहीं गिरफ्तारी भी हो जाती है उन लोगों की, और वहीं से जो है चालान बना करके उनको जेल में भेज दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए बुलाता है, उसका रीजन बस इतना ही सा है, उसका रीजन इतना सा है कि अगर किसी को दूसरे न्यायालय को करना है निर्णय में, तो अगर उसको पता पड़ जाए कि दूसरे होने वाला है तो वो फरार हो जाएगा, भग जाएगा कि भाई अब तो मैं बचने ही वाला नहीं, फरार ही हो जाओ। तो इस चीज से बचने के लिए, इस दिक्कत से बचने के लिए वो ये निर्णय, ये नियम दिया गया है कि अभियुक्त की उपस्थिति में होगा जब उसको न्यायालय को दंडित करना हो। जब न्यायालय उसको दंडित करता है तो उसको न्यायालय के समक्ष बुलाता है अभियुक्त को, और उसको दंडित करके उसको चालान बना के वहीं के वहीं उसे जो है जेल की तरफ रेफर कर दिया जाता है। ठीक है, ये आपका था 353। अब देखिए 354 क्या कहता है, निर्णय की भाषा और अंतर वस्तु। 354 है निर्णय की भाषा और अंतर वस्तु, सेक्शन 354।
ये क्या है, भाषा और अंतर्वस्तु है। किसकी भाषा और अंतर्वस्तु, निर्णय की। भाषा और अंतर्वस्तु, काय की यह भाषा और अंतर्वस्तु है, निर्णय की। निर्णय ही देख रहे हैं ना अपन, निर्णय की। ठीक है, तो निर्णय की भाषा और अंतर्वस्तु के बारे में बताया गया है। कितने में, 354, 354 में जो है निर्णय की भाषा में। तो भाई निर्णय की भाषा क्या होगी, सबसे पहला क्वेश्चन यही आता है कि भाई निर्णय किस भाषा में लिखा जाएगा, न्यायालय की भाषा में। किस भाषा में लिखा जाएगा, न्यायालय की भाषा में। न्यायालय, ये भी क्वेश्चन आता है कि भाषा में मतलब न्यायालय की भाषा जो भी हो, हिंदी है तो हिंदी में लिखेंगे, इंग्लिश है इंग्लिश में लिखेंगे, गुजराती है गुजराती में लिखेंगे, मराठी है मराठी में लिखेंगे, जो भाषा न्यायालय की है उस भाषा में जजमेंट दिया जाएगा। ठीक है, अब बात आती है कि भाई निर्णय की न्यायालय की भाषा में तो हो गया निर्णय, लेकिन उसमें जो है क्या क्या प्रश्नों को शामिल किया जाएगा। अवधारण के लिए प्रश्न और उसके विनिश्चय के कारण। अवधारण के प्रश्न, अवधारण प्रश्न सीधा लिखेंगे, अवधारण, अवधारण प्रश्न और उनके विनिश्चय, और उनके विनिश्चय। ठीक है, अवधारण प्रश्न मतलब जो न्यायालय ने बनाए हैं, पॉइंट बनाता है ना, जिन पॉइंटों पे न्यायालय निर्णय देता है कि भाई इसने अपराध किया है कि नहीं किया है, क्या किया है, कौन सा लॉ लगता है, तो वो वाले प्रश्न होंगे। और उनका हर प्रश्नों का जो न्यायालय अवधारण करता है, हर प्रश्न का अलग अलग अवधारण करता है न्यायालय, तो उन सारे प्रश्नों का जो है विनिश्चय, और कई प्रश्नों का एक साथ भी कर सकता है, मिलाकर भी कर सकता है, जैसी भी सुविधा हो, अगर प्रश्न एक तरीके के हैं तो। ठीक है, तो अवधारण प्रश्न और उनका विनिश्चय जो है न्यायालय जजमेंट में लिखेगा कि कौन कौन से वाद बिंदु थे, एक तरीके से अवधारण प्रश्न जिनका न्यायालय ने निराकरण किया है, तो वो प्रश्न लिखेगा और उसके जो है विनिश्चय लिखेगा कि न्यायालय की उस पर क्या राय है। ठीक है, दोषी मानता है कि नहीं मानता है, वो सारे विनिश्चय के जो है कारण लिखेगा कि किस वजह से मानता है, और अगर किसी को दोषी मानता है तो क्यों मानता है, तो वो कारण न्यायालय जो है लिखेगा, विनिश्चय के कारण लिखेगा। इसके अलावा दोष सिद्धि की दशा में अपराध को दंडनीय न बनाने वाली विधि और धारा का उल्लेख होगा, और तथा दंडादेश का उल्लेख होगा। तो धारा और दंडादेश का उल्लेख होगा, धारा का भी उल्लेख होगा, इसके अलावा दंडादेश, दंडादेश। ठीक, बस इतना बहुत है, धारा और दंडादेश का भी उल्लेख होगा उसमें, कि भाई अगर कोई विधि है दोष सिद्धि की दशा में, अगर किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जाता है, उस दशा की बात करें कि अगर किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध किया जाता है, तो दोष सिद्धि की दशा में न्यायालय जो है किस धारा के अधीन, किस अधिनियम के तहत, आईपीसी के अधीन, के आर्म्स एक्ट के अधीन, कौन सी धारा के अधीन आपको दोषी किया गया है, वो कितना दंड दिया गया है, उसके बारे में भी लिखा जाएगा, कौन सा आप पे सेक्शन लगा है ना, तो वो भी न्यायालय लिखेगा। ठीक है, तभी तो सामने वाले को पता पड़ेगा कि कौन से अपराध में उसे दोष सिद्ध हुआ है। ठीक है, तो उसके बारे में लिखेगा। इसके अलावा ये कब लिखेगा, दोष सिद्धि की दशा में, दोष सिद्धि, अगर दोष सिद्धि करता है न्यायालय तो उस दशा में। धारा और दंडादेश मतलब कौन सा अधिनियम लगाया है, कौन से अधिनियम की कौन सी धारा लगी है, और उस धारा के दिन कितना दंड आपको दिया जा रहा है, उतना वो लिखेगा, है ना। देखिए कई धाराएं ऐसी होती है ना जहाँ न्यायालय को विवेक अधिकार होता है कि न्यूनतम अधिकतम दंड है, न्यायालय कितना भी दे सकता है उसमें। अब उसमें वो दंडादेश लिखना पड़ेगा ना कि न्यायालय कितना दे रहा है आपको, तो वो लिखना पड़ेगा, कौन सी धारा लगी है वो भी लिखना पड़ेगी, कब, जब दोष सिद्ध होती है तब। और दोष मुक्ति की दशा में अगर किसी अभियुक्त को दोष मुक्त कर दिया जाता है, तो दोष मुक्ति की दशा में उस अपराध का उल्लेख होगा जिसमें दोष मुक्त किया जाता है, और निर्देश होगा कि अभियुक्त को स्वतंत्र कर दिया जाए। तो दोष मुक्ति की दशा में भी वही धारा तो लिखनी पड़ेगी, साथ में उसमें ये जो है दोष मुक्ति, अगर दोष मुक्ति किया है तो अभी इसमें धारा लिखना पड़ेगा कि भाई कुछ धारा के तहत आप पर आरोप लगाया गया था, और आप उसमें साथ साथ में ये भी आदेश रहेगा कि आपको स्वतंत्र कर दिया जाए। क्या कर दिया जाए, स्वतंत्र, स्वतंत्र कर दिया जाए, दिया जाए, ये आदेश भी उसमें होगा अगर दोष मुक्त किया है या दोष मुक्ति के आदेश दिया है तो। देखो धारा तो लिखनी ही पड़ेगी, यहाँ दो दंडादेश लिखेगा क्योंकि दोष सिद्ध हुआ है तो दंडादेश लिखा जाएगा, दोष मुक्त हुआ है तो दंडादेश तो लिखेंगे नहीं, उसमें क्या लिखेंगे, धारा तो दोनों में ही लिखी जाएगी। यहाँ दंडादेश लिखेंगे कि कितने दंड से आपको दंडित किया गया, यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ ये लिखेंगे कि भाई आपको जो है छोड़ दिया जाता है, दोष मुक्त किया जाता है, तो स्वतंत्र कर दिया जाए, ये आदेश भी जो है उसमें लिखा जाएगा निर्णय में दोष मुक्ति की, कि अभियुक्त को स्वतंत्र कर दिया जाए। किसको स्वतंत्र कर दिया, अभियुक्त को ही करा जाएगा, तो अभियुक्त को स्वतंत्र कर दिया जाए, ये जो है उसमें आदेश होगा, ये आदेश होगा।
साथ में ये आदेश भी होगा कि अभियुक्त को स्वतंत्र कर दिया जाए धारा के साथ। यदि दोषित अपराध मृत्यु दंड के साथ साथ वैकल्पिक रूप के किसी अन्य दंड से भी दंडनीय है तो मृत्यु दंडादेश दिए जाने का विशेष कारण अभिलिखित करना होगा। अगर कई मामलों में ऐसा होता है कि न्यायालय मृत्यु दंड देता है, ठीक है, या उसके साथ कोई अन्य दंड होता है वैकल्पिक रूप से, तो है ना, वैकल्पिक रूप से किसी अन्य दंड से भी दंडनीय है, तो मृत्यु दंडादेश दिए जाने का विशेष कारण, ये इंपॉर्टेंट है, मृत्यु, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मृत्यु दंड देने का विशेष कारण। अब ऐसा क्यों करा गया है कि विशेष मृत्यु दंड के लिए? देखिए अपन ने पहले ही पढ़ते हैं कि भाई ये जो है कि मृत्यु पहले से अधिकतर देशों में ये होता हो, भारत में भी लगभग है ही कि भाई मृत्यु दंड नहीं दिया जाना चाहिए किसी व्यक्ति को। कब दिया जाना चाहिए? विरल से विरलतम मामलों में, भैया जब बहुत ही ज्यादा रेयर हो मामला तभी किसी व्यक्ति को मृत्यु दंड दिया जाना चाहिए, ये नियम है कि विरल से विरलतम मामलों में देना चाहिए, सामान्यतः नहीं देना चाहिए, कोशिश करना चाहिए कि ना दे। लेकिन अगर कोई मामला विरल से विरलतम में आता है, रेयर केस है, तो फिर न्यायालय मृत्यु दंड दे सकता है। तो वो रेयर केस है या नहीं है उसके लिए कारण देने पड़ेंगे, बताना पड़ेगा कि जी विरल से विरलतम मामला क्यों है, इसीलिए न्यायालय को मृत्यु दंड देते समय कारण लिखने पड़ेंगे। ये इंपॉर्टेंट है कि अगर न्यायालय मृत्यु दंड देता है तो उसमें विशेष कारण भी साधारण नहीं, विशेष कारण लिखने पड़ेंगे। विशेष कारण न्यायालय को लिखने पड़ेंगे कि ये विरल से विरलतम मामलों में आता है, इसीलिए न्यायालय समझता है कि भाई मृत्यु दंड के अलावा कोई और चारा नहीं बचता अब इसको देने के लिए, ठीक है। तो मृत्यु दंडादेश की दशा में जो है क्या देगा? वो विशेष कारण लिखेगा। अब मृत्यु दंड की बात करें आगे। अब मृत्यु दंड न्यायालय ने दे दिया है तो साथ में न्यायालय एक चीज और लिखेगा उसमें, भाई मृत्यु दंड दिया तो कैसे दिया जाएगा? मृत्यु दंड के भी कई तरीके हैं, हर देश में अलग अलग तरीके हैं मृत्यु दंड के। किसी देश में चेयर पर बैठाकर करंट लगा के मारा जाता है, किसी देश में जो है आपका जहर का इंजेक्शन लगा के, पॉइजन का इंजेक्शन लगा के मृत्यु दंड दिया जाता है, किसी देशों में गर्दन ही सर से अलग करके मृत्यु दंड दिया जाता है। तो भारत में जो तरीका अपनाया वो भी लिखना पड़ेगा। भारत में क्या तरीका है? भारत में है गर्दन में फांसी लगाकर, गर्दन में फांसी, जिसको अपन कहते हैं फंदा, ठीक है, गर्दन में फांसी लगाकर। ये भी लिखना पड़ेगा कि भाई मृत्यु दंड दिया है तो कैसे देंगे, भाई ये न्यायालय लिखेगा। तो भारत में कौन सा मृत्यु दंड देने का कौन सा तरीका अपनाया गया है? गर्दन में फांसी लगाकर, या कहते हैं फंदा लगा के मर गए, तो वही वाला तरीका भारत में अपनाया गया है, ठीक है। तो उसको लिखना पड़ेगा कि गर्दन में जो है फंदा लगाया जाए और तब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु ना हो जाए। फांसी लगाकर तब तक लटकाया जाए जब तक मृत्यु ना हो जाए, जब तक मृत्यु ना हो जाए। ये लिखना पड़ेगा न्यायालय को अगर मृत्यु दंड देता है कि भैया इनको फांसी पे लटकाया जाएगा और जब तक लटकाया जाएगा जब तक इनके प्राण नहीं निकल जाते, यानी इनकी मृत्यु नहीं हो जाती, ठीक है। ये न्यायालय को लिखना पड़ेगा मृत्यु दंड आदेश के मामले में, ठीक है। तो ये लिखना जरूरी है। ऐसा लिखना इसलिए जरूरी है कि न्यायालय ने लिख दिया कि फांसी दी जाए। अब फांसी दी, किसी को टांगा और वो नहीं मारा, हो सकता है कई लोगों के प्राण जल्दी निकलते, कई की देर में निकलते, बच गया तो फिर बच सकता है ना, इसीलिए ये बचना नहीं चाहिए। भाई फांसी होगी तो फिर बचने का कोई सवाल थोड़ी ना है, तो इसीलिए लिखा है कि भैया जब तक लटकाएंगे जब तक प्राण ना निकल जाए या जब तक वो मृत्यु ना हो जाए। फांदे पे भी तब तक लटकाया जाएगा जब तक उसके जो है प्राण नहीं निकल जाते। ये न्यायालय को लिखना पड़ेगा जब न्यायालय जो है मृत्यु दंडादेश की सजा देता है किसी व्यक्ति को, ठीक है। इसके अलावा ये तो मृत्यु दंडादेश की बात हो गई कि न्यायालय ने मृत्यु दंडादेश दिया है तो तब दो वजह है उसमें लिखना है, एक तो विशेष कारण लिखने पड़ेंगे, दूसरा ये लिखना पड़ेगा कि फांसी पे लटकाया जाए और जब तक लटकाया जाए जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती। अब एक और वजह है जहां न्यायालय को कारण लिखने पड़ेंगे। अगर दोष सिद्ध जो अपराध है वो 1 वर्ष से या अधिक के कारावास से दंडनीय है, अगर कोई अपराध ऐसा है जो जिसमें जो है इस से 1 वर्ष या अधिक की कारावास से दंडनीय है, 1 वर्ष या अधिक अधिक के कारावास से दंडनीय है,
मतलब ऐसा अपराध है जिसमें 1 वर्ष या उससे अधिक की जो है सजा होती है, ऐसा अपराध है जिसमें जो है 1 वर्ष या उससे अधिक की सजा होती है, ऐसा अपराध है। तब न्यायालय जो है 3 माह से कम अवधि के कारावास का दंडादेश दिया, लेकिन न्यायालय ने क्या करा, 3 माह का कारावास दिया। लेकिन क्या हुआ है भाई ऐसे मामलों में, लेकिन न्यायालय ने क्या किया है, अपराध ऐसा है जिसमें 1 वर्ष या अधिक की सजा होती है, मतलब उसमें सजा जो है 1 वर्ष से अधिक है, सीधी बात है कि 1 वर्ष से अधिक की सजा होती है। और न्यायालय ने क्या किया, न्यायालय ने मात्र जो है 3 माह के कम अवधि की सजा दी है, 3 माह से कम सजा। क्या मतलब हुआ इसका, मतलब ये हुआ कि 1 वर्ष से ज्यादा सजा होती है अपराध में, लेकिन न्यायालय 1 वर्ष से अधिक सजा नहीं दे रहा है, न्यायालय मात्र 3 माह से कम की सजा दे रहा है। तो 3 माह से भी कम की सजा दे रहा है, 2.5 महीने की सजा दे दी, 2 महीने की सजा दे दी, 1 महीने की सजा दे दी। ऐसे मामले में क्या होगा, ऐसे मामले में भी जो है न्यायालय को क्या लिखना पड़ेंगे, ऐसे मामलों में भी न्यायालय को जो है दंडादेश जो दिया है कारण लिखबद्ध करने पड़ेंगे। ऐसे मामले में भी न्यायालय को क्या लिखने पड़ेंगे, कारण भाई कारण इसलिए लिखना पड़ेंगे कि आप जो नॉर्मल चीज हो रही है उससे भिन्न काम कर रहे हो, 1 साल से ज्यादा की सजा होती लेकिन आप 3 महीने से कम की सजा दे रहे हो, तो फिर न्यायालय को ऐसे मामलों में भी कारण लिखने पड़ेंगे, ठीक है। लेकिन कब नहीं लिखना पड़ेंगे, इसके 2 अपवाद हैं, सिवाय न्यायालय के उठने तक का कारावास दिए, इन मामलों में सिवाय, मतलब इनमें कारण लिखने की जरूरत नहीं है। ये 2 अपवाद हैं कि वहां न्यायालय को कारण लिखने की आवश्यकता नहीं है, सिवाय क्या, न्यायालय के उठने तक का कारावास दिया हो, न्यायालय के उठने तक का कारावास। अगर न्यायालय ने केवल इतना दिया है कि भैया हमारे उठने तक, कई बार होता है ना न्यायालय की अवमानना हुई तो बोले सजा हो गई, भैया एक काम करिए आपको जब तक न्यायालय लगेगा बोले तब तक आप बोले जो है कस्टडी में हुए तरीके से, तो इतनी सजा अगर न्यायालय देता है तो इस मामले में जो है न्यायालय को फिर कारण लिखबद्ध करना आवश्यक नहीं है। कैसा अपराध है, जो न्यायालय के उठने तक से संबंधित है, तो ऐसे मामलों में जो है न्यायालय जो है कारण लिखना जो है जरूरी नहीं है। ये याद रखना है कि अगर अपराध ऐसा है जो न्यायालय के उठने तक का है तो फिर कारण लिखना आवश्यक नहीं होगा, ठीक है। अगर न्यायालय के उठने तक का मामला है तो फिर कारण लिखना आवश्यक नहीं होगा। इसके अलावा अगर संक्षिप्त विचारण किया है तो भी कारण लिखना जरूरी नहीं होगा। संक्षिप्त विचारण, संक्षिप्त विचारण में भी कारण लिखना जरूरी नहीं, ये 2 पॉइंट हैं, इन 2 पॉइंटों में न्यायालय को कारण लिखना जरूरी नहीं है। पहली वजह कि न्यायालय के उठने तक का सजा दिया है, दूसरा संक्षिप्त विचारण किया है न्यायालय ने, तो ऐसे में जो है कारण लिखना जरूरी नहीं होगा। संहिता की धारा इसके अलावा संहिता की धारा 117, 125, 138, 143 या 147 के अधीन आदेशों के कारण का भी उल्लेख करना पड़ेगा, ये भी याद रखें। इसमें क्या करना पड़ेगा, आदेशों के कारण, आदेशों का भी जो है कारणों का उल्लेख करना पड़ेगा, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बाकी इतना ही है इसमें। 354 था, आप 300 एक मिनट, 355 सेक्शन 355 देखिए, सेक्शन 355, 355 क्या कह रहा है भाई, 355 कहता है महानगर मजिस्ट्रेट का निर्णय, महानगर मजिस्ट्रेट के निर्णय अलग से लिखा है, महानगर मजिस्ट्रेट का निर्णय, ठीक है। महानगर मजिस्ट्रेट का निर्णय के बारे में कह रहा है कि भी महानगर मजिस्ट्रेट का निर्णय जो है 355 में, इसमें देखिए क्या कहता है, इसमें ज्यादा कुछ खास नहीं है। ये कह रहा है कि महानगर मजिस्ट्रेट के निर्णय में उल्लिखित की जाने वाली विशिष्टियों का उल्लेख किया जाएगा, उल्लिखित की जाने वाली विशिष्टियों का, सीधी बात है विशिष्टियों का उल्लेख किया जाएगा, विशिष्टियों का, विशिष्टियों का उल्लेख होगा, मामले की जो विशिष्टियां हैं उनका उल्लेख करना पड़ेगा, जो मामले से संबंधित जो भी विशिष्टियां हैं उनका क्या करना पड़ेगा, न्यायालय को उल्लेख करना पड़ेगा। ये है बस, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है कि न्यायालय जो है विशिष्टियों, इसमें ये कहता है जब कोई व्यक्ति जिसे भारत, सॉरी 355 पढ़ना है, महानगर मजिस्ट्रेट
को इसमें इसके पूर्व उबंधित रीति से अभिलिखित करने के बजाय निम्नलिखित विशिष्टियों को अभिलिखित करना होगा। अर्थात एक क्रम, एक संख्या लिखा है, वही कौन कौन सी विशिष्टियां होंगी, मामले से संबंधित जो विशिष्टियां उनका उल्लेख करना, बस इतना याद रखना है आपको। अब मैं बता देता हूँ कौन कौन सी। मामले का क्रम संख्यांक जो लिखा है वही कौन से मामले का है। इसके अलावा लिखा है अपराध किए जाने की तारीख, जो आप देखते हो ना जजमेंट ऑर्डर सीट आपने देखी होगी, वो सारी चीजें जो रहती हैं कि भी अपराध क्रम, अपराध संख्यांक लिखा रहता है एक तरफ, तो दिनांक लिखी रहती है। परिवादी अगर कंप्लेन करता है, शिकायत करता है, तो उसका नाम लिखा रहता है। अगर अभियुक्त है तो उसका नाम लिखा रहता है, जैसी भी स्थिति, अगर परिवाद है तो परिवादी का नाम होगा, अगर अभियुक्त है तो अभियुक्त का नाम रहता है, उसके माता पिता का नाम रहता है, उसके निवास स्थान का पता रहता है। ठीक है। इसके अलावा अपराध जिसका परिवाद किया गया है अगर साबित हुआ है तो वो लिखा रहता है कि भी साबित है कि नहीं है। अभियुक्त का अभिभाषक रहता है, उसमें उसकी अगर परीक्षा हो गई है तो उसके बारे में कथन होते हैं। कोई अंतिम आदेश है तो उसके बारे में कथन होते हैं। ऐसे आदेश की तारीख भी होती है कि भाई किस तारीख को जो है आदेश वगैरह दिया गया है ना। बहुत सारी ये विशिष्टियां होती है जो आपने जजमेंट देखे होंगे, उसमें लिखा रहता है ऊपर पहले न्यायालय का नाम, एक तरफ अपराध संख्या, क्रम संख्या, अपराधियों का नाम, ये सब, ये सारी चीजें जो है उसमें, तो वो इसी के बारे में कह रहा है कि जब महानगर का मजिस्ट्रेट का न्यायालय हुआ तो उनमें विशिष्टियों का उल्लेख करना पड़ेगा। विशिष्टियां नीचे दे रखी हैं। ठीक है, बस बाकी कुछ याद नहीं रखना है इसमें, बाकी कुछ है ही नहीं। तो इसके लिए क्या करना है फिर आप कहोगे इसमें क्या समझ में, इसके लिए कोई जजमेंट हो वो देख लेना। जब जजमेंट देखोगे आप तो समझ में आ जाएगा भाई क्या क्या विशिष्टियां होती हैं, जो लिखी है ना वही विशिष्टियां होती हैं। जजमेंट रहता है, आप देखा होगा, न्यायालय का नाम रहता है, यहाँ क्रम संख्या रहती है, अपराध दिनांक है ना, परिवादी वगैरह, विरुद्ध वगैरह लिखा रहता है ना, वो सारी चीजें उसी के बारे में कह रहा है कि ये सारी विशिष्टियां लिखनी पड़ेगी। एक तरीके से एक फॉर्मेट तरीका का होता है, तो वो फॉर्मेट में वो सारी चीजें आपको लिखनी पड़ेगी, डालनी पड़ेगी। ठीक, उसके बारे में। अब देखिए 256 कहता है पूर्व तन सिद्धदोष अपराधी को अपने पति की सूचना देने का आदेश देना। तो कुल मिला के पूर्व दोष सिद्ध अपराधी है इसमें 300 सेक्शन 356। ये कौन है, ये पूर्व दोष सिद्ध अपराधी, पूर्व दोष सिद्ध अपराधी। ठीक है, ये कौन है व्यक्ति, पूर्व दोष सिद्ध अपराधी, मतलब पहले भी अपराध किया जा सका है। अपने पति की सूचना देने का, अपने पति की सूचना देना, अपने अपने पति की सूचना, बस इतना पर्याप्त है। ठीक है, ये पूर्व दोषसिद्धि वाले व्यक्तियों के लिए है, मतलब हैबिचुअल अपराधियों के लिए है, ताकि पुलिस को जानकारी, न्यायालय को पता रहे भाई कहाँ रहते हैं ये, भी क्या कर रहे हैं, ये कहीं दोबारा तो अपराध नहीं कर रहे, तो ऐसे लोगों के लिए है कि इनको जो है नियम बना दिया गया है कि अगर इन्होंने कोई अपराध किए हैं, जब कोई व्यक्ति जो है किसी न्यायालय द्वारा पहले दोष सिद्ध किया जा चुका है। ये कह रहा है कि भारतीय दंड संहिता की धारा, फिर कुछ धाराएं लिखी हैं, धारा 215, 498 ए, 498 बी, 498 सी, 506 द्वितीय खंड के अधीन अगर अपराध किया है, या धारा अध्याय 12, 16, 17 के अधीन 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय। तो इसमें याद रख सकते हैं, सीधा याद रखें, 3 वर्ष या उससे अधिक, उससे अधिक अगर कोई अपराधी है जिसने 3 वर्ष या उससे अधिक का अपराध किया। इसके अलावा कुछ धाराएं भी लिखी हैं, 215 इनके अधीन अगर अपराध किया है ना, 498 ए है, इसके अलावा 498 जो है आपका बी और सी है, सीधा लिख देते हैं बी और सी वाले अपराध है। इसके अलावा 506 का द्वितीय स्तंभ, सेकंड, इधर सीधा सेकंड लिखते हैं, द्वितीय स्तंभ वाला अपराध है। ये कुछ पर्टिकुलर धाराएं बताई गई हैं। इसके अलावा अध्याय, चैप्टर जो है आपका, चैप्टर कह लीजिए 12, 16 और 17, 12, 16 और 17, और दूसरा ये वाली कंडीशन। ठीक है, 3 वर्ष या उससे अधिक का अपराध पहले कर चुका है। ठीक है, 3 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय किसी अपराध के लिए दोषित किया गया है, और ऐसे किसी अपराध के लिए उसे द्वितीय वर्ग मजिस्ट्रेट से भिन्न किसी न्यायालय द्वारा कारावास के लिए दंडादेश दिया जाता है, तो वह यह आदेश भी दे सकता है या कर सकता है कि कारावास की समाप्ति के बाद अधिकतम 5 वर्षों तक अपने निवास
और स्थान में होने वाली तब्दीलियों की सूचना दी। तो ये कहता है कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को पावर नहीं है उसके पते की सूचना देने के लिए, उसे आदेशित करने की। 498 ABC, 489 ABC, सॉरी सॉरी 489 ABC, ओके 489 ABC है। हाँ 489 ABC, ठीक 489 ABC है। तो ये कह रहा है कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को एक चीज और याद रखना है, इसमें सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को पावर नहीं है कि वो पते की अधिसूचना के लिए कहे उससे। ये कब, जब उसने पूर्व में अपराध किए हैं। यहाँ जो है अन्य मजिस्ट्रेट जो है यानी सेकंड क्लास से ऊपर का जो मजिस्ट्रेट है वो कह सकता है कि भैया अगले 5 वर्षों तक, कितने वर्षों तक, 5 वर्षों तक, कितने वर्षों तक ये भी याद रखना है, वो 5 वर्षों तक भैया अपने पति की सूचना देते रहोगे। अपने पति की तो फिर थाने में जाके ये बताते हैं, अगर कभी कोई पता, अब मान लो कहीं एक जगह रहते थे दूसरी जगह स्थान परिवर्तन किया तो उसकी भी सूचना देंगे। तो कुल मिला के ये वर्तमान में रह रहे हैं तो अपने पते की सूचना जो है देते रहेंगे। मतलब न्यायालय को पता लगना चाहिए कि भैया ये व्यक्ति कहाँ है, वो क्या कर रहा है, किस जगह रह रहा है। तो न्यायालय जो है इनको जो है इस तरीके का आदेश दे सकता है। तो ये भी क्वेश्चन बनता है कि भाई कितने वर्षों तक ये सूचना देंगे, 5 वर्षों तक, अगले 5 वर्षों तक ये सूचना देते रहेंगे। अब बात आती है कि इस शक्ति का प्रयोग कौन कर सकता है। भाई अपील और जब निचला न्यायालय कर सकता है तो स्वाभाविक सी बात है कि अपील और पुनरीक्षण न्यायालय भी कर सकता है, कि इनका जो अपील न्यायालय है वो भी ऐसी दे सकता है कि भाई 5 वर्षों तक, मान लो निचले न्यायालय ने नहीं दिया पते की जानकारी के बारे में कोई आदेश, तो भाई अपील में मामला गया या पुनरीक्षण में मामला गया, जैसी भी स्थिति, तो अपील और पुनरीक्षण न्यायालय भी ऐसा आदेश दे सकता है। सीधा सी बात है कि जो निर्णय नीचे का न्यायालय दे सकता है या जो आदेश नीचे का न्यायालय दे सकता है वो वरिष्ठ न्यायालय भी दे सकता है। तो अपील और पुनरीक्षण न्यायालय भी ऐसा जो है आदेश दे सकता है। अब मान लीजिए, मान लो नीचे के न्यायालय ने ये 5 वर्ष तक के पते के आदेश की जो है सूचना दी है और मान लो ऊपर मामला उलट जाता है, तो क्या होगा, ये पते का जो आदेश क्या बरकरार रहेगा, अपने आप शून्य हो जाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि अगर मान लो अपील में मामला क्या है या पुनरीक्षण में मामला गया, वो मामला उलट जाता है या मान लो वो दोषी हो जाता है, तो ये वाला जो फैसला है वो कैसा हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। ये तो आप जानते ही हैं, अगर ऊपर मामला उलट जाएगा तो ये फैसला जो दिया गया पते की सूचना देने वाला, ये क्या हो जाएगा, अपने आप में ही शून्य हो जाएगा। फिर जरूरत नहीं है, जब मामला ही उलट गया तो फिर पते की सूचना का क्या मतलब। अगर मान लो अपील में मामला चला गया और अपील में मामला उलट गया, तो भाई फिर अब पते की सूचना देने का तो औचित्य नहीं रह जाता ना, वो तो अपने आप में ही क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो ये कहा गया कि पते का जो सूचना का आदेश है वो अपने आप में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। बस याद रखने वाली बात क्या है कि कितने साल तक ये पते की सूचना देता रहेगा। ये जो सूचना है 5 वर्षों तक के जो है आदेश दे सकता है न्यायालय अधिकतम, कि भाई 5 वर्षों तक, अगले 5 वर्षों तक। कब, जब आप छूटोगे, सजा काट के आओगे, उसके अगले 5 सालों तक पते की सूचना देना कहाँ कहाँ रह रहे हो, ठीक है। ये कब, जब निकल के आओगे जेल से, तब से लेके जो है अगले 5 वर्षों तक आप सूचना देते रहना। अब बात आती है, एक क्वेश्चन और बनता है इसमें कि कौन से मजिस्ट्रेट को पते की जो है अधिसूचना देने के लिए आदेश देने की शक्ति नहीं, सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को। ये भी याद रखना है कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को अधिकारता नहीं है कि वो पते की 5 साल की जो है अधिसूचना के लिए जो है आदेश डायरेक्ट खुद ही दे सके, खुद नहीं दे सकता वो, ठीक है। तो याद रखना कि सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को इसमें पावर नहीं है किसी भी अभियुक्त से कहे कि भाई अपने 5 साल की जो है पते की अधिसूचना देते रहे। तो सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट को इस तरीके की कोई पावर नहीं है, ये भी याद रखना है आपको। अब देखिए धारा 357, ये थोड़ी प्रतिकर से संबंधित है। ये जो धाराएं हैं यहाँ से जो शुरू होंगी ये कंपनसेशन से संबंधित है। सेक्शन 357 ये प्रतिकर है। ये जो धाराएं आगे की हैं ये सब कंपनसेशन की हैं, प्रतिकर से संबंधित है, ठीक है। 357 और 58 दोनों धाराएं। 357 कहता है प्रतिकर देने का आदेश। अब कई बार क्या होता है न्यायालय जब किसी व्यक्ति को तो सजा देता है तो सजा के साथ साथ वो प्रतिकर भी लगाता है, ठीक है। तो उसी के बारे में इसमें लिखा है कि जब न्यायालय जो है जुर्माने का दंडादेश देते समय यह दंडादेश भी दे सकता है कि वसूले गए जुर्माने का संपूर्ण भाग भाग संपूर्ण या भागतः भाग निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए उपयोग में लाया जा सकेगा। जब न्यायालय किसी पे क्या लगाता है, जुर्माना, न्यायालय ने कभी किसी पे जुर्माना लगाया है तो न्यायालय आदेश दे सकता है या तो जुर्माने का संपूर्ण भाग, जुर्माने का संपूर्ण
भाग, मतलब जितने का जुर्माना है उतना पूरा, या जो है उसका कुछ भाग कह लो यार, या जुर्माने का कुछ भाग, कुछ भाग। देखिए या तो पूरा के पूरा जुर्माना दिला सकता है, या प्रतिकर के रूप में, या कुछ भाग। क्या कर सकता है, अभियोजन किस किस लिए प्रतिकर के रूप में कुल मिला के दिला सकता है, प्रतिकर के लिए दिला सकता है। तो प्रतिकर का जो इस्तेमाल है किस लिए किया जाएगा, अभियोजन के खर्च चुकाने में। काय के लिए, अभियोजन, अभियोजन के खर्च, मतलब जो भी खर्चा हुआ है सामने वाले का, वकील करेगा, पैसा लगेगा, तो उसमें कि भैया इनका जो वकील का खर्चा है वो आप जो जुर्माना लगा है उसमें से आप चुकाएंगे, ठीक है, तो उसमें दे सकता है। पीड़ित को ही हानि या क्षति के लिए, इसके अलावा पीड़ित को हुई हानि या फिर कोई क्षति होती है तो क्षति के लिए भी दिला सकता है कि भाई इनकी जो इलाज कराएंगे आप, इलाज में जो खर्चा होगा वो आप लोग चुकाएंगे, है ना। या तो संपूर्ण जुर्माने का देंगे या उसका कुछ पाटली भाग दे सकता है, जैसा भी, जैसी जरूरत हो कुल मिला के वैसा आदेश दे सकता है। तो पीड़ित को जो हानि वगैरह होती है, क्षति वगैरह होती है, उसके लिए। अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर उसके उसके जो उससे जो आहत व्यक्ति हो उनको प्रतिकर दिला के, मृत्यु पर किनको, जो इससे रिलेटिव लोग हैं जो जुड़े हुए हैं, आहत व्यक्तियों को, मृत्यु पर आहत व्यक्तियों को, आहत व्यक्तियों को, आहत व्यक्ति मतलब जो भी इनकी मृत्यु से दुखी है, जिनको बड़ा सदमा लगा है, ठीक है, वो व्यक्तियों को, कि भैया इनको प्रति कर दिया जाए। किसी की मृत्यु गई तो उसके घर वालों को प्रति कर दिला सकता है, उसके बच्चे हैं, बीवी है, जो भी है उनको दिला सकता है न्यायालय कि भाई इनको प्रति कर दो, तो ऐसा दे सकता है। इसके अलावा अगर मान लो कोई चुराई हुई संपत्ति संबंधी कोई अपराध की दशा में सद्भावना पूर्वक क्रेता को, चुराई हुई संपत्ति, सद्भावना पूर्वक क्रेता, सद्भावना पूर्वक क्रेता, ये कौन सी बात कह रहा है, चुराई हुई संपत्ति में, चुराई हुई संपत्ति में सद्भावना पूर्वक क्रेता, मतलब आप कुल मिला के सद्भावना पूर्वक क्रेता का मतलब है कि कोई चोरी का माल था, हमने आपको बेचा और आपने सोचा कि नहीं फ्रेश माल है और आपने खरीद लिया। अब बाद में वो माल जब्त हो गया, वो बाद में वो माल चूंकि चोरी का, चाहे आपने खरीदा हो तो जब्त तो होना ही है। अब जब्त हो गया, चूंकि आपको तो पता नहीं था, आपने गुड फेथ में सद्भावना पूर्वक खरीदा था, आपको नुकसान हो गया, आपने वो चीज हमसे बहुत महंगे में खरीद ली, अब आपको नुकसान हो गया, न्यायालय ने उस व्यक्ति पे जो उसने अपराध किया उस पर जुर्माना लगाया है, तो उसको ये भी आदेश दे सकता है कि जो सद्भावना पूर्वक क्रेता है भैया उसकी कुछ क्षतिपूर्ति करो भाई, जो तुम्हें जुर्माना लगाया है वो चीज तो जब्त हो ही जाएगी, जुर्माना जो लगा है वो उसको प्रतिकर के रूप में दो, तो ऐसा भी आदेश न्यायालय दे सकता है। किसको, सद्भावना पूर्वक, जो जानबूझकर खरीदेगा उसको नहीं मिलेगा, फिर जानबूझकर खरीदोगे चोरी का तो फिर आप खुद ही अपराधी हो जाओगे, है ना। लेकिन गुड फेथ में अगर सद्भावना पूर्वक खरीदा हुआ है, आपने पूरी जांच पड़ताल की, आपको नहीं पता पड़ा कि चोरी का है, वो कोई ने आपको टपा दिया, तो न्यायालय दिला सकता है, मजबूर नहीं है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, ऐसा कोई न्यायालय बंधा हुआ नहीं कि नहीं दिलाएगा ही, दिला सकता है, न्यायालय का विवेक है, न्यायालय दिला सकता है, अगर उसको ठीक लगता है तो वो दिला सकता है, प्रतिकर के रूप में आपको दिला सकता है। और साथ ही साथ प्रतिकर की राशि या जुर्माने की राशि को कैसे प्रतिकर में बांटा जा सकता है वो बताया गया है, ठीक है। मान लो जुर्माने से भिन्न दंडादेश पारित करने वाला न्यायालय पीड़ित को प्रतिकर देने का आदेश दे सकता है। ये कह रहा है जुर्माने से भिन्न दंडादेश अगर कोई न्यायालय देता है, जुर्माने से भिन्न, जुर्माने से भिन्न, अगर जुर्माने से भिन्न दंडादेश देता है न्यायालय तो वो भी प्रतिकर दिला सकता है। जुर्माने से भिन्न दंडादेश पारित करने वाला न्यायालय, दंडादेश देने वाला न्यायालय, न्यायालय भी प्रतिकर दिला सकता है, प्रतिकर दिला सकता है। ये क्यों लिखा है उन्होंने, ऐसा ऐसा लिख रहा है कि मान लो भले ही न्यायालय तुम आप पे जो अभियुक्त है उस पर नहीं लगाया जुर्माना, लेकिन फिर भी वो आपको डायरेक्टली प्रतिकर दिला सकता है। जरूरी नहीं कि जुर्माना ही लगाए तो ही प्रतिकर मिलेगा। अब कुछ मैटर ऐसे होते हैं, अपराध ऐसे होते हैं, न्यायालय ने नहीं लगाया किसी पे जुर्माना, सजा दी केवल, लेकिन सजा के साथ साथ प्रतिकर का आदेश भी दे सकता है कि भाई जुर्माने से भिन्न, मतलब जुर्माना नहीं लगाया फिर भी कह सकता है कि नहीं आप प्रतिकर दो। जरूरी नहीं कि जुर्माना होगा तो ही प्रतिकर मिलेगा, ठीक है, जरूरी नहीं। तो ये तो जुर्माने की रकम का हो गया कि जुर्माने की रकम का इस तरीके से उपयोग किया जा सकता है, लेकिन न्यायालय चाहे तो जुर्माना ना लगाते हुए भी प्रतिकर दिला सकता है। ये कहने का मतलब ये है
कि न्यायालय चाहे तो जुर्माना ना देते हुए भी प्रतिकर दिला सकता है। अगर वो चाहता है कि भाई नहीं, इनको प्रतिकर मिलना चाहिए, भाई इनकी बहुत क्षति हो गई है, न्यायालय ने भले ही नहीं लगाया क्या कहते हैं जुर्माना, फिर भी वो आपको प्रतिकर दिला सकता है अलग से, ठीक है, ये भी आदेश हो सकता है। इस प्रकार दिए गए प्रतिकर को सिविल मामले द्वारा प्रतिकर दिलाए जाने में मुजरा किया जाएगा। ये तो आप जानते हैं भाई, यहाँ प्रतिकर ले लिया फिर चले गए सिविल में, तो भैया मुजरा करना पड़ेगा। वो सिविल मैटर में अगर आप जाते हो तो मुजरा करना पड़ेगा, ठीक है। कहाँ? सिविल में। अगर मान लो आपको यहाँ प्रतिकर मिल गया, आपको 1 लाख रुपया यहीं दिला दिया न्यायालय ने, अब आपने अलग से सिविल बात जो है दाखिल कर दिया। आपको पता ही है कि आप प्रतिकर लेने के लिए सिविल बात दाखिल कर सकते हो किसी व्यक्ति के खिलाफ। अब आपने सिविल बात दाखिल कर दी, वहां आपने उस पर 10 लाख का ठोक दिया और न्यायालय से कहा कि दिलाओ, न्यायालय ने वहां 3-4 लाख का आपका मंजूर भी कर लिया, तो जो 1 लाख की रकम यहाँ मिली है वो वहां पे क्या हो जाएगी? मुजरा हो जाएगी, ठीक है, घटा दी जाएगी। 4 लाख हुए, 1 लाख उसमें माइनस ले जाएंगे, क्योंकि 1 लाख पहले ले चुके हो आप, ठीक है, तो वो मुजरा हो जाएगी। कुल मिला के दोहरा लाभ नहीं ले लेगा। जो न्यायालय ने भले ही जो है कि यहाँ की लिमिट कम थी तो फिर आप सिविल चले गए, सिविल चले गए तो वहां प्रतिकर मिला, तो यहाँ का जो प्रतिकर है वो उसमें समायोजित कर लिया जाएगा, यानी कि एक तरीके से मुजरा कर लिया जाएगा। ये भी याद रखना है। एक चीज और याद रखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति पीड़ित SC ST का सदस्य है, ये आपको नॉलेज के लिए याद रखना है कि जो पीड़ित है SC का है या ST का है, ठीक है, और अपने मध्य प्रदेश में आता है। अब मध्य प्रदेश की बात करें, इसके अलावा अन्य स्टेट भी हैं, तो मध्य प्रदेश में आता है, चाहे यूपी के भी लोगों में भी लागू होता है, राजस्थान में भी लागू होता है। तो ऐसे लोग अगर है पीड़ित, तो इनको प्रतिकर दिलाना अनिवार्य है, अनिवार्य है, मतलब न्यायालय को दिलाना पड़ेगा प्रतिकर। क्यों दिलाना पड़ेगा अनिवार्य? क्यों है अनिवार्य? इसलिए अनिवार्य है कि आप जब ये एक्ट पढ़ते हैं तो पीछे एक कंपनसेशन की लिस्ट दे रखी है, सरकार ही ने तय कर रखा है कि भाई इनके खिलाफ कोई अपराध होता है, ये पीड़ित है, तो इनको प्रतिकर देगी सरकार। जब सरकार ने ही अनिवार्य अनिवार्य कर रखा है तो सरकार तो न्यायालय को क्या दिक्कत? न्यायालय अपनी जेब से तो देता नहीं, देता तो सरकार ही है ना। इसीलिए याद रखिए कि ऐसे मामलों में अगर वो SC ST वाला मामला है, उसमें पीड़ित SC ST का व्यक्ति है, तो यहाँ प्रतिकर दिलाना अनिवार्य है, ये याद रखना है आपको, ठीक है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि आप SC ST एक्ट जब पढ़ोगे तो पीछे एक लिस्ट बनी रखी है, उसमें अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग प्रतिकर तय कर रखे हैं। साथ ही उसमें ये भी लिखा है, फिर उसमें तो कई कैटेगरी लिखी है कि भाई मृत्यु हो जाती तो कितना, और इसके अलावा विकलांगता होती तो कितना, है ना, बहुत सारी उसमें कारण है। तो वो इसका मतलब ये है कि वो मैंडेटरी है, वो न्यायालय अगर पीड़ित अगर SC ST कैटेगरी में आता है तो देने के लिए बाध्य है, न्यायालय को देना पड़ेगा, ठीक है। तो ये आप इसको याद में रखना है, वहां प्रतिकर न्यायालय दिलाएगा। अब देखिए 357A जो है पीड़ित प्रतिकर योजना है। 357A कहाँ गया? 357 357 प्रतिकर का आदेश हो गया। अब देखिए 357A B C 3 है इसमें, ठीक है। देखिए सेक्शन देखे लीजिए 357A, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ध्यान में रखना, पूछा जाता है। ये सेक्शन पीड़ित प्रतिकर योजना, पीड़ित प्रतिकर योजना, ये सेक्शन पूछा जाता है कि भाई पीड़ित प्रतिकर स्कीम है ये, ठीक है। तो स्कीम के बारे में बताया गया, पीड़ित विक्टिम कंपनसेशन स्कीम। तो पूछा जाता है कि विक्टिम कंपनसेशन स्कीम कहाँ दी गई है? 357A में दी गई है। कब जोड़ी गई थी? दंड जो है आपकी ये जोड़ी गई है 2008 में, 2008 में जोड़ी गई है, ठीक है। ये भी याद रखना, 2008 में, 2008 में इसको जो है जोड़ा गया, ठीक है, अंत स्थापित की गई, जोड़ी गई। और 31/12/2009 से प्रभावशील, ये भी याद रखना, 31/12/2009 से प्रभावी, मतलब लागू, ठीक है। ये 2 डेट है, तो 2008 में। वैसे तो प्रभावी कब से हुई ये भी पूछ सकते हैं, ये ज्यादा पूछते हैं कि कब जोड़ी गई, 2008 में जोड़ी गई और 31 दिसंबर 2009 से जो है लागू हो गई,
ठीक है, ये मतलब ये धारा जो है लागू हो। तो इसमें क्या है कि स्कीम बनाई जाती है। तो राज्य सरकार जो है केंद्र सरकार के साथ मिलकर, कौन बनाता है? राज्य सरकार। राज्य सरकार किसके साथ मिलकर? केंद्र सरकार के साथ। केंद्र सरकार के साथ मतलब दोनों सरकारें एक साथ काम, स्टेट की भी करती है गवर्नमेंट, आपकी स्टेट की और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों मिलकर के काम करते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर के काम करते हैं। इस योजना राज्य सरकार बनाती है, केंद्र सरकार के अंदर केंद्र सरकार सहयोगी रहती है इसमें। तो केंद्र सरकार, तो राज्य सरकार केंद्र सरकार के साथ मिलकर जो है अपराध से होने वाली हानि या क्षति के लिए, जो अपराध से क्या होता है, हानि या क्षति होती है, हानि या क्षति किस चीज से होती? अपराध से। अपराध से जो हानि या क्षति होती है उसके लिए एक स्कीम तैयार करती है, स्कीम तैयार की जाती है। स्कीम किसके लिए स्कीम तैयार की जाती है? जो पीड़ित है, जो पीड़ित है उसके पुनर्वास के लिए, जो पीड़ित है उसके उपचार, पुनर्वास, उपचार आदि, पुनर्वास, उपचार आदि, मतलब इस पे जो आश्रित है उनके लिए भी, ठीक, आदि की व्यवस्था के लिए। भाई जो पीड़ित है उसका पुनर्वास करना है, उसका उपचार करना है, उससे संबंधित जो लोग हैं उनका प्रतिकर करना है, उससे संबंधित, उसके लिए जो है स्कीम एक तैयार की जाती है। ठीक है, कौन स्कीम तैयार करता है? राज्य सरकार। ठीक है, स्कीम तो राज्य सरकार बनाएगी क्योंकि भैया पैसा किसको देना है? राज्य को देना है ना। तो न्यायालय तो दिला देता है, बस पैसा तो सरकार की गांठ से ही जाता है, तो इसीलिए लिखा है कि ये लोग बनाते हैं। ठीक है, न्यायालय द्वारा प्रतिकर सिफारिश किए जाने पर जिला जज या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतिकर की मात्रा निर्धारित करेगा। तो भैया ये कह रहा है कि वह न्यायालय द्वारा प्रतिकर सिफारिश की जाने पर, तो न्यायालय द्वारा जब प्रतिकर सिफारिश की जाती, प्रतिकर दिलाने की मांग कौन करता है? न्यायालय। प्रतिकर सिफारिश न्यायालय ने कर दिया कि भाई इस व्यक्ति को जो है इतना इतना नुकसान हुआ है, क्षति हुआ है, इसका पुनर्वास किया जाए, तो न्यायालय ने सिफारिश किया। तो न्यायालय जब सिफारिश करता है तो जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण प्रतिकर की मात्रा निर्धारित करता है। ये इंपॉर्टेंट है, कौन निर्धारित कर रहा है? जिला। ये इंपॉर्टेंट है, आपके लिए याद रखना है, जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण। ये क्वेश्चन आ चुका है, या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जैसी भी स्थिति हो। ठीक है, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण भी हो सकता है, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण भी हो सकता है। ठीक है, प्रतिकर की मात्रा निर्धारित करेगा। क्या करेगा? प्रतिकर की मात्रा तय करेगा। ये इंपॉर्टेंट है, यही पॉइंट इंपॉर्टेंट है बस, कि इसमें पूछा जाता है कि प्रतिकर की मात्रा कौन तय करता है? तो ये प्राधिकरण करते हैं। जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जो है प्रतिकर की जो है मात्रा तय करता है कि भाई किसको कितना प्रतिकर मिलना चाहिए। ये बनाई इसीलिए जाते हैं विधिक सेवा प्राधिकरण। ठीक है, तो राज्य या जिला, जैसी भी स्थिति हो, जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण है, ये क्या करते हैं? प्रतिकर की मात्रा का निर्धारण करते हैं। विचारण की समाप्ति पर यदि न्यायालय यह समझता है कि पीड़ित का पुनर्वास आवश्यक है, मतलब विचारण की समाप्ति के बाद न्यायालय को क्या लगता है कि भाई पुनर्वास करना है, उसका पुनर्वास की आवश्यकता है। जब विचारण हो गया उसके बाद, पुनर्वास का मतलब है उसको दोबारा बसाना, उसका घर उजड़ गया है तो उसके घर की व्यवस्था करना है। धारा 357 के अधीन अधिनिर्णित रकम पुनर्वास के लिए अपर्याप्त है, या न्यायालय को लगता है कि धारा 357 में भी प्रतिकर दिया था न्यायालय, न्यायालय को लगा है कि भाई, या तो न्यायालय को लगता है कि भाई पुनर्वास करना है, या धारा 357 के अधीन जो न्यायालय ने प्रतिकर दिया था ना वो रकम क्या है? कम है भैया, पुनर्वास उससे नहीं हो पाएगा। थोड़ा बहुत पैसा मिला, न्यायालय की क्षमता थोड़ी थी, थोड़ा सा दिला दिया। न्यायालय की क्षमता तो उतनी ही होती ना, लिमिट होती है। अब न्यायालय ने थोड़ा बहुत दिला दिया 10-20 हजार रुपया, उससे क्या होगा? न्यायालय को लगा कि भाई पैसा कम है, इससे काम नहीं बनेगा। ठीक है, तो जब न्यायालय को लगा कि भाई इससे काम नहीं बनेगा तो न्यायालय क्या करेगा? वहां अभियुक्त दोष मुक्त या अनुमोचित हो जाता है, न्यायालय प्रतिकर के लिए सिफारिश करेगा। या फिर जो है अभियुक्त है वो दोष मुक्त या अनुमोचित हो गया है, जो अभियुक्त है वो दोष मुक्त हो गया है, दोष मुक्त या उन्मोचित हो गया है,
उन्मोचित। तो ये भी याद रखें, ऐसा नहीं कि भाई अभियुक्त दोष मुक्त हो गया या उन्मोचित हो गया तो प्रतिकर नहीं दिलाया, ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसका। क्वेश्चन इस पे भी बनता है कि अगर पीड़ित प्रतिकर योजना जो है इसमें अगर मान लो अभियुक्त दोष मुक्त हो जाता है या उन्मोचित हो जाता है, मतलब जिसने अपराध किया था वो छूट गया, बरी हो गया, तो क्या प्रतिकर दिलाया जा सकता है? दिलाया जा सकता है, ठीक है। इस प्रतिकर के मामले में उसकी दोष सिद्धि से कोई मतलब नहीं है यहाँ, ठीक है। यहाँ पुनर्वास करना है, कुछ भी करना है तो जरूरी नहीं कि वो दोष सिद्ध हो अभियुक्त तो ही इनको प्रतिकर मिलेगा, जो पीड़ित है उसको प्रतिकर मिलेगा, उससे कोई मतलब नहीं है यहाँ कि उन्मोचित हो गया, डिस्चार्ज हो गया तो प्रतिकर नहीं मिलेगा। तो ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है कि यहाँ अगर पीड़ित जो है, सॉरी अभियुक्त जो है अगर दोष मुक्त हो जाता है या उन्मोचित हो जाता है, डिस्चार्ज न्यायालय कर देता है, तो भी प्रतिकर दिलाया जा सकता है, ठीक है। ये भी एक फैक्ट आपका ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट आपका ये याद रखने लायक है आपको, तीसरा तो ये सेक्शन तो सभी को याद होगा, तो ये याद रखना, ये 2 पॉइंट आपको इसमें याद रखने हैं। एक तो ये कौन दिलाता है, कौन निर्धारित करता है, जिला या राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तय करता है, और अगर अभियुक्त जो है उन दोष मुक्त या उन्मोचित हो जाता है तो भी प्रतिकर दिलाया जा सकता है, ठीक है। ये आपको याद रखना है। इसके अलावा किसी ऐसे अपराध के पीड़ित जिनके मामले में अभियुक्त की पहचान ना होने के कारण विचारण ना हुआ हो, विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष आवेदन कर सकते हैं। ये कह रहा है कई मामलों में ऐसा होता है ना कि भाई अभियुक्त की पहचान नहीं हुई, अब पहचान नहीं हो पाई इस वजह से विचारण नहीं हो पाया, पहचान ना होने से विचारण नहीं हो पाया है। भाई कई ऐसा मैटर होते हैं ना जहां पहचान ही नहीं हो पाई, अपराध कौन कर गया, अज्ञात लोग कर गए अपराध, तो पता नहीं पड़ा कि किसने अपराध किया, इस वजह से क्या हुआ कि भाई अब उसका वो है विचारण नहीं हो पाया। तो ऐसे में जो पीड़ित है वो विधिक सेवा प्राधिकरण कहाँ कर सकते हैं, आवेदन के लिए यही है, तो विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष जैसी भी स्थिति हो, राज्य जिला विधिक सेवा प्राधिकरण जैसी भी स्थिति हो, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को भी कर सकते हो, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण को भी कर सकते हो, तो आवेदन कर सकते हैं। किस लिए? प्रतिकर दिलाया जाए। अगर ये पता चलता कि नहीं अपराध तो हुआ है लेकिन ये नहीं पता कि किसने किया था, चूंकि अब पता नहीं है तो उसका विचारण नहीं हो पाया कि किसको सजा दें, किससे प्रतिकर दिलाएं, है ना, नहीं हो पाया, तो ऐसे में जो है आप राज्य या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में डायरेक्टली क्या कर सकते हो, आवेदन कर सकते हो, और ऐसे में जो है ये लोग क्या दिला सकते हैं, प्रतिकर दिला सकते हैं। तो याद रखना एक मोटी सी चीज कि प्रतिकर दिलाने में दोष सिद्धि दोष मुक्ति का कोई मतलब नहीं है यार, बस इतना पर्याप्त है कि जो पीड़ित है उसके खिलाफ कोई अपराध हुआ है, बस इतना जरूरी। अगर पीड़ित है और उसके खिलाफ कोई अपराध हुआ ये सिद्ध हो जाता है, इतना पर्याप्त है, तो उसको प्रतिकर दिलाया जाएगा, चाहे अपराधी अज्ञात हो, ज्ञात हो, चाहे वो दोष सिद्ध हो या दोष मुक्त हो, उससे कोई मतलब नहीं। पीड़ित प्रतिकर योजना में अपराधी दोष सिद्ध हो, दोष मुक्त हो, ज्ञात हो, अज्ञात हो, इससे कोई मतलब नहीं है, कंपनसेशन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, केवल इतना तय होना चाहिए कि हाँ इनके खिलाफ कोई नाइंसाफी हुई है, इनके खिलाफ कोई अत्याचार हुआ है, इतना तय होना, इतना बस तय हो जाता है, वही पर्याप्त है, ठीक। ये आपको याद रखना है, ठीक। अब बात आती है अवधि की कि भैया जो आवेदन वगैरह किया है तो आवेदन जो है कितने दिनों के भीतर भैया उसका अधिनिर्णय किया जाएगा। ऐसा आवेदन का निराकरण जो है 2 माह के भीतर किया जाएगा, निराकरण कह लीजिए, निराकरण, निराकरण काय का, आवेदन का, आवेदन का कितने माह में किया जाएगा, 2 माह के भीतर, 2 माह के भीतर। ये इंपॉर्टेंट है, तीसरा पॉइंट आपका ये आ गया, इस पे भी क्वेश्चन बनता है। तीसरा पॉइंट आपका ये हो गया, पहला पॉइंट कौन, जिला और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, दूसरा पॉइंट है कि दोष मुक्त उन्मोचित हो जाता है या ज्ञात अज्ञात है तो भी प्रतिकर दिलाया जा सकता है। तीसरा पॉइंट ये हो गया कि निराकरण जो है आवेदन, जब आपने आवेदन फाइल किया उसका निराकरण कितने माह में किया जाएगा, 2 माह के भीतर जो है उसका निराकरण किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है कि जो आवेदन मतलब कंपनसेशन का जो आपने आवेदन लगाया है उसका निराकरण कितने माह में किया जाएगा, तो उसका निराकरण जो है 2 माह के भीतर की कराया जाएगा। इसके अलावा एक चीज और जुड़ी है कि मान लीजिए जो धारा 357 ए वाले हैं या 326 ए 300 कुल मिला के जो महिला संबंधी जो अपराध हैं इस मोटे तौर पर, उनमें जो है प्रतिकर के रूप में दिलाए गए जुर्माने के अतिरिक्त होगी, मतलब याद रखें प्रतिकर जुर्माने के अतिरिक्त होगा। इतना याद रखें कि महिला संबंधी अपराधों में, महिला संबंधी, अब सब आपको सभी को पता है कि कौन से महिला संबंधी अपराध है ना, तो उन्हीं के बारे 357 ए हो गया आपका,
इसके अलावा आपका 326 ए है, 326 ए और बी है, 357 डी है, 375 डी है ना, 376 है, 376 ए और बी है, 376, ये कुल मिला के महिलाओं संबंधी अपराध है मोटे तौर पे। तो इनमें जो है जो प्रतिकर होगा वो जुर्माने के अतिरिक्त होगा, प्रतिकर जो है जुर्माने के अतिरिक्त होगा, प्रतिकर जुर्माने के अतिरिक्त होगा, जुर्माने के अतिरिक्त होगा। ये स्पष्ट कर दिया उन्होंने, ये स्पष्ट इसलिए कर दिया, ऐसा नहीं कि जुर्माना लग गया, कंपनसेशन लग गया तो वो कहे नहीं अब प्रतिकर देने की क्या जरूरत है। भाई जुर्माना लग गया भले ही, तो भी आपको प्रतिकर देना पड़ेगा। आपको सजा में जितना जो जुर्माना लगाया है उसके बाद भी जो है आपको क्या करना पड़ेगा, प्रतिकर देना पड़ेगा। जो पीड़िता है उसको प्रतिकर अलग से देना पड़ेगा, जुर्माना तो भरना ही पड़ेगा आपको। जो जुर्माना आप पे लगा है वो तो आप भरोगे ही भरोगे। इसके अलावा जो पीड़िता है उसको आपको जो है प्रतिकर भी देना पड़ेगा, अतिरिक्त होगा। ये भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी महत्वपूर्ण है। चौथा या हाँ चौथा पॉइंट आपको ये भी याद रखना है कि जो पीड़िता है उसको जो है क्या देना पड़ेगा, अतिरिक्त देना पड़ेगा। प्रतिकर जो है आपको अतिरिक्त जो है देना पड़ेगा, जुर्माने के अलावा जो है प्रतिकर भी देना पड़ेगा। तो ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। आ जाती है क्वेश्चन, इससे ध्यान में रखना। इसको छोटे पढ़ते नहीं, कई लोग बस सेक्शन पढ़ लिया और बोले अंदर कुछ नहीं, अंदर है 3-4 पॉइंट अंदर निकलते हैं, 3-4 पॉइंट अंदर निकलते हैं, तो अंदर से क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, इसके बाद जो है आपका 358 तो बाद में है। अब देखिए ये 357 बी में कहा था, जो अपने एक साथ पढ़ा ना, 357 ए, इसके बाद है 357 बी। ये पीड़िता की बात कितने में कही गई है, 357 बी में। ठीक है, 357 बी में कही गई है। ये जोड़ा गया है आपका ये भी आपका ये 2013 में जो है जोड़ा गया है, 2013 में। 2013, ये 2013 में जोड़ा गया है। इसमें ही कहा गया है कि जो प्रतिकर है ना वो उसके अतिरिक्त होगा। जो पीड़िता है उसको जो जुर्माना के अतिरिक्त होगा, प्रतिकर जुर्माने के अतिरिक्त होगा। ये किस में कहा गया है, 357 बी में। ठीक, 357 डी सी, सॉरी 357 सी, 357 सी कहता है पीड़ितों का उपचार, ये उपचार से संबंधित है कि भैया जो पीड़िता वगैरह है या जो पीड़ित है उनके जो है जो भी जो है प्रतिकर की जो रकम है वगैरह, उसमें जो है उसकी सूचना देगी पुलिस वगैरह। और जो है सभी प्राइवेट वगैरह स्कूल अस्पताल वगैरह उनके लिए एक तरीके से प्रोविजन कर दिया गया है कि ये लोग तुरंत उनका जो है इलाज वगैरह करेंगे। इसमें लिखा सभी लोग या प्राइवेट अस्पताल, चाहे वो केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा या किसी निकाय द्वारा स्थापित हो, तो इनको एक तरीके से लायबिलिटी डाल दी गई है कि ये जो पीड़ित है, जो पीड़ित लाई जाती है, जो महिलाओं संबंधी अपराध अगर होते हैं तो इनका इलाज करने की इनकी बाध्यता है, इनकी जो है बाध्यता है। ये जो है इनका इलाज करेंगे निःशुल्क। ठीक है, पुलिस जब भी इनको सूचना देती है आती है और पुलिस को सूचना देंगे। ठीक है, तो ये बाध्यता है इलाज करने की, उपचार की बाध्यता। ठीक है, तो उपचार है इसमें। इसमें जरूरी नहीं कि सरकारी हॉस्पिटल हो, प्राइवेट हॉस्पिटल हो, कैसा भी हॉस्पिटल हो, उनकी बाध्यता कर दी गई है कि ये लोग इलाज करने के लिए बाध्य है, इनको इलाज करना पड़ेगा। ठीक है, अगर इस तरीके का मैटर है, महिलाओं संबंधी वाला मैटर है, तो अगर इस तरफ के यहाँ कोई इलाज मांगने को आता है कोई पीड़िता, तो इनको इलाज करना पड़ेगा। ये बात है, ये आनाकानी नहीं कर सकते। मोस्टली आपने देखा होगा कुछ हॉस्पिटल वाले करते कि नहीं भाई पुलिस केस है हम नहीं करेंगे, पुलिस को सूचना दो, ये करो वो करो। तो उन चीजों से बचने के लिए डायरेक्टली जो है ये जोड़ दिया गया है कि भाई आपकी अब बाध्यता हो गई है, आपको अब करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कर सकते आपकी जो है जो इलाज करने से जो है इनकार आदि कर सकते हो। एक सेक्शन और देख लीजिए 358, 358 इसलिए जरूरी कि वो भी प्रतिकर है भाई, सेक्शन 358। ठीक है, 358 क्या है भाई, 358 कह रहा है भाई बिना आधार के गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को प्रतिकर, बिना आधार के, बिना आधार के, ये कह रहा बिना आधार के गिरफ्तार, यानी बिना आधार के किसी को गिरफ्तार कर लिया, बेवजह किसी को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो भाई स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी व्यक्ति को मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष कोई व्यक्ति आता है और मजिस्ट्रेट साहब को ये लगता है कि जिस व्यक्ति को गिरफ्तार कराया गया है
उसको निराधार है, उसको गिरफ्तार करने का कोई आधार नहीं था, झूठी शिकायत की किसी ने, उसके मामले में कह रहा है। और मजिस्ट्रेट साहब के समक्ष मामला आया, उन्होंने देखा परखा, उसके बाद लगा कि नहीं इसकी जो गिरफ्तारी वो तो कोई वजह ही नहीं बनती, गिरफ्तारी की कोई कारण ही नहीं है। तो इसको जो है कितना प्रतिकर दिलाया जा सकता है, इसको 1,000 रुपए का प्रतिकर दिलाया जा सकता है, ये याद रखना। 1,000 रुपए कौन देगा, किसकी तरफ, भैया जिसने झूठी कंप्लेन की है वो, उसकी तरफ से दिलाया जाएगा। जितने भी व्यक्तियों की कराई है उतने सबको दिलाया जाएगा। तो जिस व्यक्ति की झूठी गिरफ्तारी कराई है उसे 1,000 रुपए तक का प्रतिकर दिलाया जा सकता है। कौन देगा, स्वाभाविक सी बात है, अगर हमने झूठी शिकायत की होगी तो हम देंगे, या दूसरे ने की है तो वो देगा। जिसने झूठी शिकायत की है उसकी तरफ से प्रतिकर दिलाया जाएगा। किसको दिलाया जाएगा, जिसको गिरफ्तार किया गया है, जिसको गिरफ्तार किया गया है उसको जो है 1,000 रुपए तक का प्रतिकर उसकी तरफ से दिलाया जाएगा। झूठी शिकायत करता, कुछ सीधा याद रखें, झूठी शिकायतकर्ता के द्वारा जो पीड़ित है, जिसकी झूठी आपने शिकायत की है, उसको 1,000 रुपए तक का कंपनसेशन दिलाया जा सकता है। अगर मान लो वो 1,000 रुपए नहीं जमा करता तो क्या करेंगे, तो भाई सजा होगी, फिर क्या होगा, तो 30 दिनों तक का सादा कारावास, 30 दिनों का सादा कारावास। अगर वो जमा नहीं करता कंपनसेशन, जिसने झूठी शिकायत की थी नहीं कर रहा जमा, बोले मैं तो नहीं कर रहा जमा, तो क्या करेंगे, तो भैया फिर नहीं जमा करेगा तो 30 दिनों के लिए जाएगा जेल में, सादा कारावास भोगेगा, है ना। तो 30 दिनों का सादा कारावास से जो है उसे दंडित किया जा सकता है। ये आपके दोनों सेक्शन थे जो प्रतिकर से संबंधित थे, और बाकी का जो है 58 से जो है अपन कल देखेंगे। 358 हो गया, 359 से देखेंगे कल 359 से देखेंगे। इसको अच्छे से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट है ये चीजें, है ना। इसमें भले ही लगता है लोग सेक्शन पढ़ लेते हैं, अंदर नहीं पढ़ते, अंदर भी है, अंदर भी है और इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है, अंदर भी है और इम्पोर्टेंट भी हो। खासकर तो जो 357 सेक्शन तो आप जो मान के चलिए डीएलओ के लिए तो बिल्कुल इम्पोर्टेंट है, अगर कभी आई जगह, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है डीएलओ के लिए सेक्शन, वो सैंपल, ठीक है। डीएलओ का मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो, और वैसे भी पूछे जाते हैं, उससे क्वेश्चन बनते हैं अंदर से, ठीक। आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए, बाकी देखेंगे कल।